वही। चलो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायोडायग्राम स्टार्ट किया था, तो आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके अगले का आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का प्लाज्मा के बारे में समझा था ना कि प्लाज्मा कैसा होना चाहिए। आज हम उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे, तो आपको रिवाइज कर लेंगे और फिर हम लोग योगा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे थे ना बेटा, पीवीआर फ्री विंडो के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी इसके बारे में। मैंने कहा था कि जो पीवीआर फ्री विंडो होता है कैसे हम उसका यूज करते हैं, और पीवीआर फ्री विंडो को सबसे पहले किसने बनाया था, साइंटिस्ट ने बनाया था, बताओ, बॉलिवर एंड रॉडरिक ह्यूज, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था एक प्लाज्मा में क्या क्या होना चाहिए, तो आरआई साइड होना चाहिए, आरओपी होना चाहिए। इसके बाद उसमें कुछ एंजाइम्स की रेस्ट्रिक्शन एंड की रिकवरी साइड में चाहिए, और अगर हम बात करें तो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह सर ये तो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है। तो अगर एक स्टेटमेंट है कि राइजोबियम फ्री लिविंग बैक्टीरिया, तो ये ट्रू हो जाएगा। हाँ बताओ। सर अगर एक स्टेटमेंट है राइजोबियम फ्री लिविंग बैक्टीरिया, तो ये ट्रू हो जाएगा। राइजोबियम फ्री लिविंग बैक्टीरिया है तो ट्रू हो जाएगा। राइजोबियम सिम्बायोटिक तरीके से रहता है, लेगिंगनेस प्लांट में। हाँ तो सर बट सर क्या कहते हैं, वैसे तो वो अगर फ्री हो, वैसे अगर फ्री वाली स्टेटमेंट तो ट्रू आ रही है, ट्रू आ रही है सर। ट्रू आ रही है। यस सर, तभी तो मैंने आपसे पूछा। ये हो सकता है राइजोबियम फ्री लिविंग है, लेकिन अभी तो जो बताया गया है वो ऐसे बताया गया है कि राइजोबियम जो होता है वो नूडल्स बना के लेगिंगनेस प्लांट में रहता है। हाँ तो फ्री लिविंग के पूरे स्टेटमेंट बताओ जी क्या था। सर वैसे अगर हम देखें तो राइजोबियम जो होता है वो रूट में होता है, तो रूट की हाँ उनमें होता है, सही, लेगिंगनेस प्लांट में होता है। बट अगर राइजोबियम फ्री लिविंग बैक्टीरिया है तो स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। दिखाना क्वेश्चन। सर क्वेश्चन तो नहीं किया जाए, बट स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं लिखे नहीं। तो क्वेश्चन मुझे भेज देना, पूरा भेज देना, ठीक है, मैं देखूंगा। तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ रहे बट थे। सर राइजोबियम होता है वो तो सर सिम्बायोटिक फॉर्म में तब रहता है जब वो एंटीफिशिएशन करता है, और वैसे तो वो फ्री लिविंग। अच्छा तो वैसे, हाँ वैसे फ्री लिविंग हो सकता है, लेकिन सिम्बायोटिक का वो तो बस सबको पता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, जब वो एंटीफिक्स करेगा प्लांट के लिए, नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, तब वो कैसा रहेगा, सिम्बायोटिक। ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ लिखा था क्या। सर उसमें ये लिखा था कि अगर वो सिम्बायोटिक तरीके से रहेगा तो वो एंटीफिक्स करेगा, अगर और फ्री लिविंग बैक्टीरिया है तो तो पूरा क्वेश्चन भेजना मुझे, ठीक है, मैं देखूंगा। चलो तो हम लोग कल प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे थे
चलो हम लोग कल पढ़ रहे थे पीवीआर के बारे में ये चलो हम लोग क्वेश्चन बताओ चलो मुझे थोड़ा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हम अच्छे से देखें तो नॉर्मल से और ये बताओ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं चलो तुम बेटा तुम बताओ कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन एजेंट का नाम बता दो तुम बताओ उससे पूछ रहा हूँ किससे तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा रजनीश हाँ बताओ कोई रेस्ट्रिक्शन एजेंट का एक नाम बता दो ये पता है इतने बता दो 4-5 याद करो बैठ के तो पीछे बेटा ये बताओ पढ़ाई करो ठीक है फिर इसके बाद चलो तुम बताओ क्या टू हाँ चलो अच्छा ये बताओ एक फिर ये बताइए बताओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस एक्सो और एंडो में क्या डिफरेंस होता है अबे रुको मैं इससे बोल रहा हूं आप क्या करें मैंने रिवीजन नहीं करा तो मुझे हाथ नहीं है अरे हां सर ने बता दिया चलो सुनो बेटा ये बोलो मत जाओ चलो पहले बैठो ये हो गई पानी नहीं है सर अब और हो गई चलो तुम तो ये बताओ पैरेंटल सीक्वेंस क्या होता है दोनों तरफ से सेम हो कोई बताओ पैरेंटल सीक्वेंस का एग्जांपल बताओ GATTC बन जाएगा हाँ सही है अच्छा ये बताओ मैंने इसके अलावा और क्या क्या बताया था नाम से क्या बताया था मलयालम बताया था सही है अच्छा ये बताओ प्रश्न में बताओ हम लोग ये पैरेंटल सीक्वेंस होता है ऐसा क्यों बनाते हैं पैरेंटल सीक्वेंस बनाना क्या पड़ता है बोलो हाँ बताओ पैरेंटल सीक्वेंस क्यों बनाते हैं हाँ बताओ जिससे एडेनिन के सामने थाइमिन आए गुआनिन के सामने साइटोसिन आए तभी तो पैरेंटल सीक्वेंस बनेगा वरना कैसे आएगा इसीलिए हम पैरेंटल सीक्वेंस बनाते हैं ठीक है चलो इसके बाद पीछे तुम लोग दोनों बताओ सिस्टम क्या बताओ ये बताओ तुमसे हम पूछते हैं ये बताओ अच्छा ये जो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेस टेक्निक होती है उसके द्वारा क्या करते हैं वो क्यों करते हैं बताओ क्या बताया मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेस टेक्निक होती है तो क्यों करते हैं इसका क्या नहीं पता है कौन किसका है अच्छा ये बताओ खाली इतना बता दो ये छोड़ दो मेरी बात सुन रहे हो ये बताओ खाली कि जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा वो हम कहाँ से लेते हैं किससे बताओ तो नहीं पता है ध्यान सुना को ध्यान से किसी को बैठ करके
चलो ये दूसरी में लगाओ। हम कल नहीं आए थे, हम कल नहीं आए थे, हम बस में थे हम लोग। सर हम लगातार आए थे। तो कल नहीं आए ये तो तो आए थे, इनसे पूछो, मेरे से मत पूछो, मैं कल नहीं आई ये मेरा क्या करते हैं, कल नहीं आई थी भाई, मैं तो थी। सर बस तो आना चाहिए तो ना। आप तो पूछ रहे हैं, मेरे क्या करती है, आप पूछ रहे हैं। चलो कल नहीं आए तो कोई बात नहीं सर। चलो ये बेटा हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो ये रहने दो, हम लोग क्लास के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने कल क्या बताया था, मैंने कहा था बेटा सुन लो बातें होती हैं। गैर इलेक्ट्रोफोरेंसिक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज। अच्छा ये बताओ अकॉर्डिंग टू साइज हम लोग सेपरेट करते हैं तो हम लोग एक तरफ लगाते हैं एनोड, आपको पता है डीएनए कैसा होता है, डीएनए क्या होता है, तो जो बड़े साइज के डीएनए वो अगले जाएंगे, छोटे कैसे हो पीछे जाएंगे। इसके बाद मैंने कहा था वहां पे हम लोग जो मैट्रिक्स करते हैं एगारोस चाहिए। दूसरा मैंने कहा था हम स्टेनिंग कैसे करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड कैसे कलर के हमें दिखते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करने को बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। मैंने कल आपको प्लाज्मिड के बारे में समझा रहा था ना, और मैं आपको बता रहा था कि पीवीआर छोटे एक प्लाज्मिड होता है जिसे हम कहां से लेते हैं, बैक्टीरिया से लेते हैं, और उसमें क्या क्या लगा होना चाहिए। जैसे आपको अब एनसीईआरटी देखो और आपको एक डायग्राम दिखेगा जहां लिखा हुआ है पीवीआर है, एक प्लाज्मिड है। आपने देखो मैं यही बता रहा हूं आपको, यहाँ पे P का मतलब क्या है, प्लाज्मिड, B का मतलब क्या है, बॉलीवर जो साइंटिस्ट थे, और R का मतलब है रॉडकिन, ये भी एक कैसे साइंटिस्ट थे। 322 का मतलब है कि ये कौन से नंबर का प्लाज्मिड है जो उस स्लेब से बनाया गया है। अगले आपने देखा होगा ORI, एक साइड में जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और आप लोग जो बाहर देख रहे हो जैसे पीएसडी फर्स्ट हो गया, पीवीयू फर्स्ट हो गया, इकोआर फर्स्ट हो गया, सीएलए फर्स्ट हो गया, हिंड थर्ड हो गया, बाम मैच फर्स्ट हो गया, साल फर्स्ट। ये पता है क्या है, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और आपने ये भी देखा होगा कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग-अलग जगह पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है बेटा समझो। मैंने कहा था किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक रिकॉग्निशन साइट होती है, क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट का मतलब होता है पहचान वाली साइट। जैसे मैंने आपको कहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज क्यों करते हैं, जिससे हमें जो जीन्स को काटना है, जहां से काटना है वहीं से कट जाए। जैसे मान लो मैंने आपको बार-बार उदाहरण से इसको दिखा हुआ है, मान लो इकोआर फर्स्ट से रिकॉग्निशन साइट है, तो जब भी तुम इकोआर फर्स्ट से कट करोगे डीएनए को तो हमेशा क्या काटेगा वो, स्मूथ। समझ गए। इसीलिए हर एंजाइम का क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, लेकिन एक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो क्या होगा, बहुत जगह से कट जाएगा और हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे ये प्लाज्मिड का थोड़ा सुनना जरूर मैंने आप लोग बताओ बेटा, मैंने कहा है डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इस पे आपने देखा होगा ध्यान से, एक लिखा हुआ है एएनपी और एक लिखा हुआ है टीपी। जैसे एएनपी यहाँ लिखा होगा और एक लिखा होगा टीपी। एएनपी का मतलब होता है एम्पिसिलिन और टीपी का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन। अब बेटा आप लोग ये बताओ, ध्यान दो, एक बोलो मत, आप लोग इंपॉर्टेंट चलेगा स्टार्ट करो। आप लोग बताओ कि पीवीयू फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर जब भी मैं पीवीयू फर्स्ट से कोई जीन कट करूंगा तो वो हमेशा कहां से काटेगा, ये वाला ही। समझ गए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम इसीलिए यूज करते हैं, पहला पैरेलल सीक्वेंस बनाता है वो, जिससे इसकी एंड बन जाते हैं। दूसरा उसकी रिकॉग्निशन साइट होती है, वो एंड से कट नहीं करता है, इसकी एंड बनाता है। तीसरा हर किसी का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसका रिकॉग्निशन साइट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, जैसे जो जिस जहां से काटेगा वो वहीं से काटेगा। समझ गए आप लोग। अब प्लाज्मिड क्या है, पहले थोड़ा सा प्लाज्मिड समझो, बच्चों को देखो बेटा ये समझो आप लोग। जैसे मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था एग्जाम में, मैंने कहा था कि मुझे एक प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन कहाँ बन रहा है, एक बकरी के दूध में बन रहा है। अब बकरी के अंदर एक जीन होगा, बकरी के अंदर डीएनए होगा, डीएनए के पास एक जीन होगा, वो जीन उस प्रोटीन को बना रहा होगा। ये समझते हैं आप लोग। मैंने क्या किया, वो जीन को निकाल दिया कट करके, किससे, रेस्ट्रिक्शन कट कर लिया। अब मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर और जो डिजायर जीन होता है उन दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोमेयर से काटते हैं। अगर डिफरेंट से काटेंगे तो इसका मतलब ये है कि पैराग्राफिक सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और स्टिकी एंड अगर एडेनिन के सामने थाइमिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन नहीं आया तो क्या हो जाएगा, स्टिकी एंड नहीं बनेंगे और वो ज्वाइन नहीं होगा।
समझ रहे हैं आप लोग। और जब अगर ज्वाइंट नहीं होगा तो हमारा क्या पता निकलेगा, क्योंकि डीएनए तो अगर डीएनए ना होता कुछ और होता तो हम मान लेते कि ठीक है कहीं से भी कट जाए, लेकिन हमें पता है डीएनए में हमेशा आइडिन सामने थाइमिन जुड़ता है, गुआनिन सामने क्या होता है, साइटोसिन जुड़ता है। अब मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था अगर मान लो कोई भी प्लाज्मिड है, अब मैंने क्या किया देखो, मैंने उधर से जीन निकाला और जीन निकाल के मैंने अब मुझे क्या करना है, अब भाई जीन को मैं ऐसा नहीं करने जाऊंगा, इसको मुझे किसी डीएनए में ऐड करना है, किसी भी डीएनए में ऐड करना है। अब जैसे मान लो मैं अपने डीएनए में ऐड कर दूं, क्यों करूं भाई, मैं ना मुझे तो प्रोटीन चाहिए वो खाली, अगर मुझे अपने अंदर ऐड करना होता तो मैं उस बकरी से निकालता, मुझे तो बहुत सारी नंबर में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, तो मैं किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को ढूंढूंगा जो बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करता हो या जो बहुत तेजी से रेप्लिकेशन करता हो उस डीएनए का, तो मुझे वो कौन मिलता है, बैक्टीरिया। यानी कि वो हम ग्रो भी आसानी से करवा सकते हैं, हम सब कुछ उसका करवा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि उसके पास दो डीएनए होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, एक उसके पास जीनोमिक डीएनए होता है। एक तो ऐसा होता है हमारे पास डीएनए, एक उसके पास अलग होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, अब देखो ये प्लाज्मिड है बेटा, देखो ये प्लाज्मिड है, मुझे क्या करना है, एक इसके अंदर जीन लगाना है, क्या लगाना है, जीन। और जीन को मैंने क्या बोला था, डिजायर जीन, क्या बोला था, डिजायर जीन बोला था। और ये मुझे क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है, ऐड करना है। अब ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि हमें क्या क्या लगाना पड़ता है एक प्लाज्मिड, मुझे ये बताना चाह रहा है कि प्लाज्मिड में क्या क्या होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर अपना डिजायर जीन डाल दिया बेटा, और मैंने क्यों डाला है, क्योंकि मुझे उसको ग्रो करवाना है, उसका नंबर बढ़वाना है। और आप लोग बताओ अगर उसका नंबर मुझे बढ़वाना होगा तो मुझे पहचान भी तो होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें मेरा डिजायर जीन है और ऐसा कौन सा बैक्टीरिया नहीं है जो मेरा डिजायर जीन नहीं है। अब बैक्टीरिया को इतने बड़े हैं कि गाय भैंस से बहुत बड़े हैं तो हम पहचान लेंगे ये बैक्टीरिया मेरा है, दूसरे का है। बैक्टीरिया छोटा सा होता है, हमें दिखेगा भी ना आंखों से, और दिख भी जाएगा तो हमें अंदर कैसे लगेगा इसके अंदर हमारा जो डिजायर जीन है या नहीं है। तो देखो क्या होता है, सुनो, हम इसके लिए इसमें लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं जो ये लिखा है AMP और ये लिखा है टेट्रासाइक्लिन, लिखा है, ये होते हैं बेटा एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे, हाँ ये कैसे करके ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा देते हैं किस पे, इसी प्लाज्मिड पे। और ये किसकी तरह काम करते हैं, सेलेक्टिव मार्कर की तरह। किस तरह काम करते हैं, सेलेक्टिव मार्कर। इसका मतलब होता है कि हमारी पहचान करने के लिए कि हम ये डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, हम जहां ग्रो करा रहे हैं वो हमारे वाले ग्रो कर रहे हैं, दूसरे वाले खत्म हो रहे हैं। अब मैंने इसका एग्जांपल कैसे बताया, देखो जैसे मान लो 100 लोग खड़े हैं और मैं इसमें कोरोना वायरस के कमरे में भर दूं बाहर। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लाके मुझे जिसके अंदर मैंने वो जीन डाला है, इसमें मैं डाल दूं कोरोना रेजिस्टेंट जीन, तो बेटा यहाँ वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके अंदर वो जीन होगा, और जिसके अंदर जीन नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। समझ गए आप लोग। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ये दो ही क्यों लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दो लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ये दो क्यों लगाए वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। सेलेक्टिव एक जैसे देखो अब यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले तो फॉलोइंग आता है आपकी जो प्रीवियस वीडियो वाला पेज है उसके फर्स्ट पे जाओगे, टॉप पे देखो कह रहा है फॉलोइंग आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। एक वेक्टर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो समझते हैं। जैसे पहला लिखा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये देखो यहाँ पे लिखा होगा ORI, आपको देखते हो डायग्राम। इसका मतलब पता है क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ORI साइड होगी तभी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और ये कैसा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कैसा होता है बच्चों, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अच्छा ये तो यहाँ पे जब मुझे समझ रहा है कि सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई डीएनए अपनी कॉपी करता है उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या होना चाहिए, ORI साइड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिससे ये अपने आप को क्या कर पाए, रेप्लिकेट कर पाए। तो देखो क्या लिखा है, क्या है, दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए वेयर लिंक टू द सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। यानी होस्ट सेल में जाके अपने आप क्या कर ले, रेप्लिकेट कर ले। और कह रहा है दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। और ये क्या कंट्रोल करता है, कॉपी नंबर, कितने कॉपी नंबर होने हैं। और कह रहा है सो इफ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपी ऑफ द टारगेट डीएनए शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर व्हिच ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो ORI होता है किसके लिए होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, समझ गए। और
दूसरा पॉइंट लिखा हुआ होगा सेलेक्टेबल मार्कर। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्टेबल मार्कर। ये क्या है? ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो बेटे यहाँ पे आपको सेलेक्टेबल मार्कर की अगर बात करें तो यहाँ पे दो लगे हुए हैं इसमें। एक तो है एम्फीसिलिन ये वाला और ये है टेट्रासाइक्लिन। ये सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है पहचान करने के लिए ये लगे होते हैं। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूं, एक बार बताओ। चलो पूरा बता दो, एक बार सुनो। देखो एक बार मुझे बताया कभी लास्ट में जो अभी ये इसके बारे में काफी बात होगी ना अभी आगे। देखो एक केस समझो, बहुत ध्यान से समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं समझा रहा हूँ कि हमारे जो प्लाज्मा होता है उसमें सेलेक्टेबल मार्किंग का काम कैसे करते हैं। कौन? एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये है क्या बेटा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एएमपी और साथ में कौन है? टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है? एंटीबायोटिक जीन है। इसका रेजिस्टेंस कौन सा? रेजिस्टेंस आप डिफिनेट बड़ा रेजिस्टेंस क्या करता है? तो रोक के दो आर होता है, आर कैपिटल लगाते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है, कम करता है वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ये तो है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब है कि जिसके अंदर ये पड़े होंगे वो उस मीडियम में ग्रो कराओगे तो उनको कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। आप लोग एक बात समझो, यहाँ पे 3 केस में मिलते हैं। कितने केस मिलते हैं? 3। देखो बेटा यहाँ पे आपको एक बात सुनो, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने एक प्लाज्मिड लिया, क्या लिया? प्लाज्मिड लिया, सही है? ये प्लाज्मिड है। आप लोग बताओ मुझे, एक प्लाज्मिड ये है और एक प्लाज्मिड ये है। बेटा यहाँ देखो, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिजायर जीन पड़ा हुआ है। कौन सा जीन पड़ा हुआ है? ये डिजायर जीन लगा हुआ है। मैं लिख भी दे रहा हूँ डिजायर जीन। सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चा, हम इस वाले प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे, इस वाले क्या बोलेंगे? इसके अंदर नहीं है डिजायर जीन, इसके अंदर है। इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड तो ये भी है लेकिन इसके अंदर डिजायर जीन नहीं है। मैं क्यों केस ले रहा हूँ? क्योंकि ऐसा केस हो सकता है कि हम ट्रांसफर तो करें लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट ना हो। समझ गए? तो ये कैसा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये समझ के आप लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है? प्लाज्मिड दो टाइप हो सकते हैं, या तो रिकॉम्बिनेंट होगा या फिर तीसरा केस नहीं सकता, या तो डिजायर जीन पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा। अब देखो हमने क्या किया, हमें 3 केस मिलेंगे। जैसे एक मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, एक ये है और एक ये, सही है? ये 3 बैक्टीरिया हैं, ए बी और सी, सही है? देखो एक बात समझो आप लोग, जब भी किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जाता है उस बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं? और जब नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमको 3 केस मिल सकते हैं। कौन से? देखो एक तो केस हमें ये मिलेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या मिलेगा? मतलब ये है, एक तो वहां पे ऐसी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उनके अंदर प्लाज्मिड है ही नहीं, कोई सा नहीं। मतलब तुम कहीं भी एक्टिविटी करवा रहा है, ग्रो करवा रहा हो, 3 केस मिल सकते हैं हमें। एक बैक्टीरिया वो वाले ग्रो करेंगे इनके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, मतलब कोई सा भी नहीं है, ना तो रिकॉम्बिनेंट और ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट। एक केस वो होगा, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो दोनों होंगे, लेकिन एक होगा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। कैसा होगा? मतलब प्लाज्मिड है इसके अंदर लेकिन कैसा है? और एक होगा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। आप लोग बताओ ये बात समझ में आई? ये 3 टाइप के केस मिल सकते हैं अगर हम कहीं भी ग्रो कराएंगे तो। मतलब कहीं भी आप लाइब्रेरी में ग्रो करवा रहे हैं, वो लैब में ग्रो करवा रहे हैं किसी चीज को, बैक्टीरिया को अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 टाइप के बैक्टीरिया मिल सकते हैं। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हम कैसे पहचान करेंगे हमारे वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, और जो टेट्रासाइक्लिन एम्फीसिलिन लगाते हैं वो कैसे काम करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। यहाँ बैक्टीरिया इतना बड़े नहीं है, आपको वहाँ देख रहे हैं कि भाई मैं पहचान लूंगा ये वाले देखो मेरे हैं जो मैं ग्रो करवाना है मुझे, और वो दूसरे वाले दूसरे हैं। हमें सेलेक्टेबल मार्कर तो प्लाज्मिड लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम प्लाज्मिड को अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आई? अब देखो
बेटा आपको बताओ, अगर मैं एक मीडियम मैंने कह दिया प्लेट ले रहा हूँ ए बी सी, हम ग्रुप करेंगे, आपको खुद बताना कौन से ग्रुप करेंगे, सही है। मैंने एक तरफ लिख दिया एमपीसीलिन, चलेंगे एमपीसीलिन, और एक तरफ लिख दिया टेट्रा, सही है। और बेस कितना रहेंगे 3, ए बी सी, ठीक है। अच्छा आप लोग बताओ, अगर मैं एमपीसीलिन मीडियम में क्यों कराऊं, किसमें कराऊं, एमपीसीलिन में। तो आप लोग बताओ, अगर मैं एमपीसीलिन मीडियम में करा रहा हूं तो ये बताओ मुझे कौन से वाले ग्रुप करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। देखो आप लोग बताओ, इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक है तो ये तो ग्रुप नहीं करेगा, समझे, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक एंजीन नहीं है। इसके अंदर प्लाज्मिड तो है, लेकिन क्या इसके अंदर वो है, तो इसका मतलब ये नहीं करेगा, और उसके अंदर है तो ये करेगा। इससे बताओ मैंने क्या पहचान लिया, इससे मैंने पहचान लिया तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट और वो सॉरी ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट पहचान लिया। दूसरा केस ये होता है कि अगर टेट्रासाइक्लिन है, लेकिन एक बात और सुनो बेटा, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं यहाँ पे जब बता तो मिस बताता तो इंग्लिश हो गया थोड़ा सा। एक बात और, यहाँ पे मैंने 2 लगाए, कितने लगाए 2, एक ही समझना। जब भी अब आपको नया लगेगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा जल्दी समझ रहा हूँ। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे एक ये है और एक ये है डिजाइन, ये मान लो एएनपी है और ये कौन सा है टेट्रासाइक्लिन। एक बात और ध्यान रखना, इसका एक फायदा होता है हमें, ये एंटीबायोटिक लगाने का क्या फायदा होता है। जब भी हम कोई डिजाइन लगाते हैं तो पता है कहाँ पे लगाते हैं, हमेशा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, पता है क्यों, इसका भी फायदा होता है। मिशन में जो कोई प्लाज्मिड है, सही है, ये ध्यान रखिए। मैं 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसके रूम डाल दिए, एक कौन सा एमपीसीलिन और एक टेट्रासाइक्लिन। मैं जब भी डिजाइन दी इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर लगाऊंगा तो हमेशा कहाँ लगाऊंगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जगह। इस समझ में क्यों, जिससे मैं ये पहचान कर पाऊं रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। देखो मैं यहाँ से ये तो पहचान दूंगा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ऐसा क्यों। देखो बच्चों, अगर मैंने क्या किया, यहाँ देखो, अगर मैंने मान लिया टेट्रासाइक्लिन में लगाया क्या डिजाइन, जैसे डिजाइन में मैंने एमपीसीलिन में लगा दिया। अब आपको बताओ एमपीसीलिन कैसा हो गया, इनएक्टिव, कैसा हो गया इनएक्टिव। अब ये काम नहीं करेगा, कौन सा एमपीसीलिन, धन्यवाद। आपको कल से पढ़ लीजिए, ध्यान रखना क्या हुआ, देखो ध्यान सुनो, फिर ये पीछे चल जाता है, ये बंद करवा बेटा मैं कैसे बंद करूँ, आपको थोड़ा समझ में आए। तो भी कहाँ है, कोई नहीं सुनेगा। सब आपने जो लेट पढ़ा ना आज सुना दिया। देखो आपको यहाँ पे एक बात सुन लीजिए, यहाँ पे पहले थोड़ी बात सुनिए, ये बता रहा हूँ। वो साइन करने का जो भी होगा वो सब अच्छी आप लोग ये समझो पहले कि एक प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड होता है, एक ये देखो, इस पे 2 एंटीबायोटिक्स लगे होते हैं, कितने लगे होते हैं 2, एक लगाए टेट्रासाइक्लिन और एक लगाए एमपीसीलिन। मैं तुम लोगों से ये कह रहा था कि हम 2 लगाते हैं, मैंने कहा था मैं बताऊंगा 2 लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को इनएक्टिव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इनएक्टिव। इसका मतलब ये है बेटा कि जब जिसमें वो आप लोग देखा होगा वेक्टर में दोनों जो एंटीबायोटिक्स दिए ना उनकी जगह पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस एंजाइम लिखा होगा। देखो जैसे एएनपी इसकी जगह पे लिखा है पीएचडी फर्स्ट और पीवी फर्स्ट लिखा है, और इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन में वहां लिखा है बॉम्ब मैच फर्स्ट और साल फर्स्ट लिखा है। अब मान लो अगर मैं साल फर्स्ट से काट रहा हूं तो आप बताओ हम कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनएक्टिव करना है, टेट्रासाइक्लिन। कौन सा करना है, टेट्रासाइक्लिन। अब इसका भी एक फायदा है बेटा, हम क्यों कर रहे हैं इसको, ये भी एक फायदा तो है। देखो अगर मैंने एमपीसीलिन को इनएक्टिव कर दिया, इसको बोलते हैं इनएक्टिवेशन इंसर्शन इनएक्टिवेशन। अब मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया, अब इससे मुझे ये पता लगेगा कि कौन सा मेरा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा
नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो ये वाला जो अब वही बात है, आपको ये समझ में आया कि हम इसको इनएक्टिव क्यों करना है, या आपको पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको जल्दी समझ आएगा। पहले यहाँ पे देखो एक सेलेक्टिव मार्कर वाला थोड़ा पढ़ लो पहले, आपको समझ आएगा। देखो ये कह रहा है इन एडिशन टू ओआरआई द वेक्टर रिक्वायर अ सेलेक्टिव मार्कर। सही है, कह रहा है which has been identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant। ये कहना चाह रहा है कि हमें इससे ये पता लगता है कि हम ट्रांसफॉर्मेंट को क्या करवाएं, ग्रो करवाएं, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट मतलब होता है खत्म कर दें, किससे, सेलेक्टिव मार्कर की हेल्प से। अगले लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम process in subsequent section normally the genes encoding resistant to antibiotics such as ampicillin। अब ये बहुत सारे इसमें बताया एंटीबायोटिक्स, एक नहीं बताया, जैसे एम्पिसिलिन बताया, देखो इसके बाद बताया क्लोराफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। ये चारों आपको याद कर लो। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन से होते हैं, ठीक है। अगले कह रहा है इक्वलाइजर नॉर्मल इक्वलाइजर सेल नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। ये कह रहा है कि अगर नॉर्मल है तो वो क्या नहीं करेगा, कोई भी इनके प्रति कोई भी एंटी रेजिस्टेंस को नहीं करेगा। अब जो क्लोनिंग साइट है, क्लोनिंग साइट का मतलब होता है रिकॉग्निशन साइट। हर एक कोई भी ऐसा एंजाइम में कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, सही है। और अगले जो कॉन्सेप्ट में अभी समझा रहा था वो यही तो देखो लिखा हुआ है, करो, लेकिन आप लोग पहले समझ लो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे तुरंत पढ़ लो, कह रहा है इन ऑर्डर टू लिंक द एलएडीआर द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रीफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिकॉग्निशन साइट का मतलब होता है पहचान वाली साइट जहां से वो कट पड़ेगा। और कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स। अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट है तो क्या होगा, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। कह रहा है विच विल कॉम्प्लिकेटेड जीन क्लोनिंग, इसमें क्या होगा, हमें जीन क्लोनिंग में क्या मिलेगी, कॉम्प्लिकेशन होगा या कठिनाई होगी। अगले कह रहा है द लाइगेशन ऑफ एलएनडीएस डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हम क्या लगाते हैं, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़ते हैं। और कह रहा है फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द वार्म एक्सप्रेस साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब तुमको ऐसा समझ नहीं आएगा, चलिए ये इसी कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था इसी से आएगा। देखो कैसे आएगा, सुनो बेटे यहाँ एक देखो यहाँ पे आपको ही समझो। पहले तो दो प्लाज्मिड है, सही, एक ये है एक ये है। अब ध्यान करना, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा बेटा, मैंने कितना एंटीबायोटिक से लगाया हुआ है, एक है इसके अंदर कौन सा एम्पिसिलिन और एक है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इसके अंदर भी कौन है, एक है ईएमपी और एक है। आप लोग बताओ अभी ये रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अभी इसके अंदर खाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिजायर नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ध्यान देना, एक देखो मैंने यहाँ पे डिजायर लगा दिया, सही है, क्या लगा दिया बेटा, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन वही मैंने निकाला है दूसरे से। और आपको बताओ अगर यहाँ पे इसकी जगह पे मैं ये लगा दूंगा तो ये क्या इनएक्टिव नहीं हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव, क्योंकि इसकी जगह पे लगा रहा हूं ना मैं। इसका मतलब ये है कि मैंने बॉम्ब जो एम्पिसिलिन है पीवी फर्स्ट से कट किया होगा, किससे किया होगा, पीवी फर्स्ट से, तो ये वाला साइड कट गया और यहाँ लग गया डिजायर जी। अब बताओ एम्पिसिलिन के लिए कैसा हो गया, इनएक्टिव, कैसा हो गया, इसको बोलते हैं पता है क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि बताओ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, तो आप बताओगे कि दो एंटीबायोटिक जीन है, अगर मैं किसी भी डिजायर जीन को जोड़ता हूं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक को खत्म करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब आपको बताओ ये बेटा ये वाला कौन सा है बताओ, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। और ये वाला कौन सा है, ये बात करते बढ़िया। अब यहाँ पे एक ध्यान से ना, मैं इसमें बोल बना दे रहा हूँ, आप लोग बताओ यहाँ पे कोई प्लाज्मिड है, नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ इसमें नो प्लाज्मिड, सही है।
एक तो केस हमें ये मिलेगा कि ये कैसा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कोई प्लाज्मा इसके अंदर नहीं है। बेटा यहाँ देखो, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन कैसा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो होगा डिजायर्ड नहीं है, इसका मतलब ये ऐसा है। और बच्चों आप लोग बताओ, इसके अंदर दोनों ऑपरेशन जीन होंगे, एम्पिसिलिन भी और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, मुझे ऐसे डायग्राम बना सकता है। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, ये तो है प्लाज्मिड तो है, लेकिन ये कैसा है, ये है यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट। तो इसके अंदर बेटा आपको बताओ, एक तो होगा डिजाइलिन और आप लोग एक बात बता दो, यहाँ पे एक होगा टेट्रासाइक्लिन। क्या होगा? अच्छा वो क्यों नहीं है एम्पिसिलिन? क्योंकि हम उसको इनएक्टिव कर दिया, उसने क्या लगा दिया, डिजाइलिन। ये बात समझे आपको? आप देखो, अब आपको बताओ मुझे, मैं यहाँ पे एक तरफ लिख रहा हूँ क्या, ए या एक तरफ लिख रहा हूँ टेट्रासाइक्लिन और एक तरफ लिख रहा हूँ एम्पिसिलिन। अब आप लोग इधर देखो, ध्यान दो, ये वाला मीडियम कौन सा है, ये वाला मीडियम है टेट्रासाइक्लिन मीडियम और ये है एम्पिसिलिन। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक बात ध्यान रखना, जैसे किसी के अंदर एम्पिसिलिन है, सही है, एंटीबायोटिक का, अब मैं एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करा रहा हूँ चीज को, तो खाली जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो तो ग्रो करेगा और दूसरे ग्रो कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दूसरे के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। अब आप लोग बताओ बच्चों, टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर है क्या, तो ग्रो आप लोग इसके अंदर है, जिसका मतलब ग्रो कर जाएगा, समझ गए? और इसके अंदर है, तो ये भी क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ये बात समझे? इससे मैं क्या बताऊं, क्या पता लगा दिया, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन से मुझे पता लग गया कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये पता लगा दिया, सही है। अब देखो, अगर मैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराऊंगा तो हमेशा ग्रो कौन से करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट वाले, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अपने आप खत्म हो जाएंगे, तो इनके अंदर क्या नहीं है, टेट्रासाइक्लिन। अब देखो मैं करा रहा हूं एम्पिसिलिन, किसमें करा रहा हूं, बताओ ये वाला क्या करेगा, आप लोग बताओ ये वाला करेगा क्या, ये वाला कर जाएगा, तो इसके अंदर एम्पिसिलिन है और इसके अंदर एम्पिसिलिन नहीं है, तो ये वाला, इससे मैंने क्या पता कर लिया, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये क्वेश्चन तुमसे कितनी बार आ सकता है, ध्यान रखना, ऐसे आप थ्योरी बनाना इसमें बताइए, इससे पता लगता है हमें रिकॉम्बिनेंट और एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। बेटा ये वो नीट में जरूर क्वेश्चन आएगा, ये 100% आएगा, इसीलिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ। और यहाँ से ये किससे पता लगा, किससे पता लगा, और ये किससे पता लगा, टेट्रासाइक्लिन, सही है। अब समझ गए सब लोग, ये बात करता हूँ, ये ऐसे काम करते हैं, कौन, इससे पता लगा टेट्रासाइक्लिन, ऐसे काम करते हैं सेलेक्टिव मार्कर। हमने पहचान लिया अपने आप से, क्या लगा के, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा के हमने पहचान लिया कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा, ये था पूरा कॉन्सेप्ट, तुम्हें लास्ट तक पढ़ना है। इसमें आप लोग ऐसा करो, आराम से करते कोई पेज पे लिख लो, ये किताब बना हुआ नहीं है सर, ठीक है। ये आपको थ्योरी बेस बताएगा लेकिन आपको पढ़ नहीं पाओगे, यहाँ आपको सही समझ में जाएगा, ठीक है। ये वाला इधर का है, ये वाला अभी एक बार पहले आपको लिख दो, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रहता है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब समझ सकते हो तुम लोग, एक टाइप से वैक्सीन, जैसे हमने कोरोना वैक्सीन लगवा ली, जिसने लगवा ली वो कोरोना से बच जाएगा, जिसने लगवाई वो कोरोना से नहीं बचेगा। ऐसे इसके अंदर जीन डाल दिया वो बच जाएगा, इसके अंदर जीन डाला वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हम खुद से ही, अब जैसे किसी के अंदर वैक्सीन पड़ा हुआ है तो उसको पता लग रहा है क्या मेरे अंदर वैक्सीन है, नहीं, सही है। तो ऐसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट, समझ गए आप लोग। चलो एक बार ले लो,
देखो एक बार मैं समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ देखो एक बार समझ लो ध्यान से, और फिर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कैसे काम करता है सेलेक्टिव मार्केटिंग। यहाँ देखो बेटा, हमारा एक प्लाज्मिड होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जी लगाते हैं। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितने लगाते हैं हम लोग, दो लगा सकते हैं, दो लगाते हैं, जिससे हमें पहचान हो जाए कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और पता लग जाए कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखो मैंने क्या किया, प्लाज्मिड होता है, इसमें दो हमने ले लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दूसरा मैंने कहा कि हम लोग जब भी कोई डिजायर नहीं लगाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक हम लोग एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या करते हैं, इनएक्टिव, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब आप लोग यहां से समझ सकते हो, मैंने दो टाइप के प्लाज्मिड है, एक है रिकॉम्बिनेंट और एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो एक तो कंडीशन ये वाली होगी रिकॉम्बिनेंट वाली, एक कंडीशन होगी, लेकिन एक कंडीशन हो सकता है ऐसी भी हो कि जहां पे ट्रांसफॉर्मेटिव ना हो, मतलब कोई प्लाज्मिड ना हो, तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेटिव। समझ गए, आपको तीन कंडीशन में मिल सकती है। अब हमने कैसे पहचाना कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, कौन सा कैसा है, रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा। देखो हमने क्या किया, एक मीडियम या मीडियम मतलब समझते हो, जैसे यहाँ पे मैं एयर का मीडियम है, ऐसे मैंने यहाँ पे एक मीडियम ले लिया टेट्रासाइक्लिन और एक सब ले लिया एम्फिसिलिन। आप लोग बताओ टेट्रासाइक्लिन मीडियम होगा क्या, ये वाले व्यक्ति के करेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो इग्नोर नहीं करेंगे, खत्म हो जाएंगे यार। लेकिन इसके अंदर देखो टेट्रासाइक्लिन है, ये बन जाएगा, और इसके अंदर भी टेट्रासाइक्लिन है, तो ये भी बन जाएगा। इससे मैंने क्या पता लगा दिया, कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है कौन सा। देखो ये वाला दोनों ट्रांसफॉर्मेट है और ये वाला कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेट। इससे पता कर दिया टेट्रासाइक्लिन। अब मैंने क्या किया, एम्फिसिलिन की जगह मैंने क्या लगाया था, डिजाइलिन। बेटा एक और बताओ, अगर मैं एम्फिसिलिन की जगह डिजाइलिन ना लगाता तो मैं कैसे पहचान करता रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर तो दोनों के पास एम्फिसिलिन होता, दोनों ही करते या तो नहीं करते, समझ गए। तो अब यहाँ देखो मैंने क्या लगा दिया, एम्फिसिलिन मीडियम ले लिया, मीडियम चेंज कर दिया। इसके अंदर तो है नहीं एम्फिसिलिन, तो ये तो ग्रो नहीं करेगा। इसके अंदर है क्योंकि ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो ये ग्रो कर जाएगा। और इसके अंदर एम्फिसिलिन मैंने क्या कर दिया, इनएक्टिव, तो ये भी ग्रो नहीं करेगा। तो इससे मुझे पता लग गया रिकॉम्बिनेंट और ऐसे हम पहचान करते हैं सेलेक्टिव मार्कर। मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। ये ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन काम करते हैं सेलेक्टिव मार्कर की तरह। अब मैं पहचान करवाते हैं, यहाँ से ध्यान रखें एक क्वेश्चन नीट में आपका ही आता है 100%, ठीक है। आपने इंसर्शनल के बारे में बताया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब होता है कि जब मैं कोई किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के साथ पास में जब कोई डिजायर जीन लगाता हूँ तो ये वाला जीन जो पहले से था वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव मतलब है कि खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा वहां से और हट जाएगा, तो इसको बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। चाहे आप लोग यहाँ लिख लो, यहाँ ऐसे लिखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अभी मैं एक टाइप और बताऊंगा, ये किताब में और एग्जांपल दिया हुआ है इसी का, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। देखो क्या दिया हुआ है दूसरा, बेटा ये बेटा दो, ठीक। यहाँ देखो एक उन्होंने ये बताया है कि हम लोग एक तो सेलेक्टिव मार्कर की तरह ऐसे काम कर लेते हैं, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना लगाए तो हम क्या करें। देखो यहाँ देखो एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, और उसके अंदर क्या है, प्लाज्मिड, सही है। आपको पता होगा एक प्रोकार्योटिक सेल में एक जीन होता है, इसमें होते हैं जीन जेड, क्या होते हैं, इसके अंदर एक जीन है, जीन जेड, ठीक है, जीन है। और ये जीन एक एंजाइम बनाता है, इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या है बेटा, ध्यान समझना, इसको बोलते हैं क्रोमोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ कैसे हम पहचान करेंगे हमारे कौन से क्रोमोसोम से। देखो ये इसके अंदर एक जीन है जो क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और अगर ये बना रहा है तो बेटा ये कलर देता है, कौन सा, ब्लू, कौन देता है। आप लोग बताओ, अगर मैं यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करूं, यानी कि मैं अपना डिजायर नहीं लगा दूंगा, मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ, डिजायर जी,
और डिजायर्ड जीन जोड़ूंगा मैं इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। और इनएक्टिव हो जाएगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो ये कलर नहीं देगा। और कलर जब नहीं देगा कोई भी कलर, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कौन सा वाला है, रिकॉम्बिनेंट। और अगर कलर दे रहा है तो कौन सा होगा? नॉन। तो मैं ऐसे भी पहचान कर सकता हूँ कौन सा मेरा है, कौन सा दूसरे का। समझ गए? तो ऐसे हम पहचान करते हैं कि हमारा जो डिजायर जिसमें हमने बैक्टीरिया में डाला है वो कौन से है। समझ गए कैसे पहचान करते हैं? ये है बायोटेक्नोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। यहाँ बेटा बैक्टीरिया इतने बड़े नहीं होते हैं कि आपने समझ मानो कि मैंने किसी एनिमल में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है, तो मैं समझ जाऊंगा मैंने गाय किया और गाय पहचान लूंगा मेरी वाली गाय, उसको मैंने किया है, घंटी बांधूंगा उसके। लेकिन भाई मैं बैक्टीरिया के खाना घंटी बांधूंगा, या फिर मैं वही बैक्टीरिया घंटी में ना बांधूंगा। घंटा बांध देगा, जहाँ से लगा जैसे आपने देखा बर्तन, जैसे गांव वगैरह में शादी होती है, बर्तन मोहल्ले में से ले जाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? वो लगा देते हैं पॉलिश ना, रेड में लगा दिया नाम इसके मम्मी करती नाम दे दी, ठीक है नाम ही। तो अब जब जो शादी वाला होता है कंफ्यूज नहीं होता है, जब भी देने होते हैं बात में बस तो एम जब देखता है इसके घर में जाता है। ऐसे नाम लिखा हुआ आप पहले वो ले जाते हैं गेहूं ले जाते थे चक्की में, हाँ अभी लग जाएगा। तो क्या करते हो नाम में क्या आते नहीं आते, जैसे आप पहचान रहे हैं लगता है सर जेब क्या कितना किलो? हाँ कितना किलो है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो बैक्टीरिया जो छोटा है कि बैक्टीरिया के अंदर हमें बैक्टीरिया आंखों जैसे दिख रहा है, ऊपर से उसके अंदर हमने डिजाइन डाला हुआ है, तो कैसे दिखेगा? तो एक पहचान कौन सी है बेटा? ये वाली। समझ गए? इसे भी बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि इसको भी हम इनएक्टिवेट करके जीन को पता कर सकते हैं। ये वही साहब हो गया। जैसे अगर मान लीजिए कोरोना, जैसे कोरोना का क्या हमने तो आपको पता है, देखेंगे आपको कोरोना की वैक्सीन मान ले 4 लोगों ने लगवाई, 4 नहीं लगवाई, अब कोरोना फिर से आ गया, तो कौन बचेंगे बताओ? वैक्सीन लगवाई, तो उनके अंदर क्या है? एंटीबॉडी वाली, और दूसरे अंदर नहीं है। ऐसे यहाँ पे क्या है? जीन। आप दोबारा वाला चाह रहे हो? मैं तो भाई मैं तो कभी लाइफ में नहीं जाऊंगा दोबारा है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान तो मैं ही हुआ था कोरोना में। मुझे बड़ी ना मैं कहूं कैसे परेशान हुआ। आपको वैक्सीन लगी? हाँ तो लेंगे। हां वैक्सीन लगवा ली, दोनों लगवा ली। मैं तो तीसरे लगवा रहा हूं तो बहुत फिर हार्ट का तो जरूरत नहीं लगवाई। नहीं लेकिन एक बात और बेटा ध्यान रखो भाई साहब, ए इतनी खतरनाक चीज की वैक्सीन हमसे लगवानी चाहिए। अगर आप साइंटिफिकली ठीक ठाक को पढ़ लेते हो तो लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन इंपॉर्टेंट होती है। क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ ये कहानी समझ गए? समझ गए? चलो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनो। ये तो हमने अभी तक पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर जब कोई डिजाइन डालते हैं तब कहानी। लेकिन अब आप लोग एज्यूम करो कि मैं किसी प्लांट को ट्रांसजेनिक बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? प्लांट को, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहा हूँ किसी प्लांट को या फिर किसी एनिमल को। अब आप दिमाग लगाओ, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, भाई बायोटेक्नोलॉजी इतने सारे एंजाइम मिल रहे हैं, हमें ऐसे तो मिल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी जो हम सीख रहे हैं। अब मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे प्लांट या एनिमल को, किसी एनिमल को या फिर किसी प्लांट को मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है। जैसे मान लो जैसे मैंगो का प्लांट है और मुझे चाहिए कि आम जो है बहुत ज्यादा इतने मोटे हो जाए, सही है? अब मुझे क्या करना है कि ईल्ड बढ़ानी है ना, ईल्ड। अब आप लोग सोचो कि मैं उस प्लांट को कैसे मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करूंगा, तो समझाता हूं। देखो होता क्या है, यहाँ पे अभी तो हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कैसे करते हैं, ठीक है? अब अगर मान लो मुझे एनिमल को या प्लांट को करना है, तो मैं उसके लिए क्या लेता हूँ? उसके लिए लेता तो बैक्टीरिया हूँ, लेकिन पैथोजेनिक होना चाहिए, होगा हमसे पैथोजेनिक। जैसे मान लो जैसे कोई ह्यूमन है, आप मान लो अपने अंदर, आप लोग अपने अंदर मानो, अगर किसी के थ्रू अगर डिजाइन में अंदर आए, तो बताओ उसका जेनेटिक मटेरियल में अंदर कब ट्रांसफर होगा? जो लेके आ रहा है वो मुझे लीच करता हूँ। आपको पता होगा जब भी कोई वायरस हमारे लीच करता है तो वो क्या करता है? तो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। मैं कितनी बार कहूँ, और मान लो अगर तुम हो, तुमने कोई चीज मुझे पानी से पिलाया और तुमने कहा जो डीएनए ट्रांसफर हो गया, जो डिजाइन में, क्या वो हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो मेरे सेल के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब कोई ऐसा पैथोजन आए मेरे पास
जो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करे, ट्रांसफर मेरी सेल के अंदर और मुझे डिलीट करे, तो इसका मतलब मेरे से ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो एक फोर्थ जो लिखा हुआ है, वो थर्ड वाले में लिखा हुआ है बेटा, एंटीबायोटिक जो लिखा हुआ है वो सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग आराम पढ़ सकते हो ये वाला कॉन्सेप्ट से। अब जो फोर्थ नंबर लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये वाला होता है देखो, लिखा नहीं ये आपको लगा होगा कि भाई ये टॉपिक ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आपको थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये बायोटेक्नोलॉजी में कुछ कंफ्यूजन रह रहा है तो कंफ्यूजन आपको रहेगा ही, मैं बाद में फिर से एक बार डिलीट करवाऊंगा, हालांकि कोशिश पूरी कर रहा हूँ कंफ्यूजन आपको ना रहे, क्योंकि ये एक पता है आपको क्यों, देखो एक बार कहूँ सर क्लोनिंग साइड पे बताना आपको पढ़ने में वो मजा आता है तो आप देखोगे वहां से बड़ा हो। मैंने हमेशा बताया आपको, जब भी आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो, जो चीज आपने नहीं देखी है उसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है। अब आपने बायोटेक्नोलॉजी कभी की नहीं है तो वहां पे एज्यूम कर सकते हो ऐसा होता होगा, तो कन्फ्यूजन कर सकते हैं, तो समझ रहे हो, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊं एनिमल में बहुत समझ में आ जाएगा कि ठीक है एनिमल होते हैं वास्तव में, प्लांट के बारे में पढ़ाऊं होते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी आपने कभी होते हुए देखी नहीं है, अब आपको बताओ क्यों ये रिपोर्ट करते हैं, खाली क्या रिपोर्ट करने के बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो ए अब यहाँ पे आपको ध्यान रखो, जब हम प्लांट के अंदर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कोई अपना डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि हम लोग क्या लेते हैं बैक्टीरिया के रूप में टीआई प्लाज्मिड, क्या लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, टीआई प्लाज्मिड। और ये पता क्या करता है, ये टीमर इंड्यूसिंग प्लांट, ये प्लाज्मिड कैसा है, टीमर इंड्यूसिंग प्लांट में क्या करेगा, टीमर बना देगा, और टीमर जो बनाएगा वो जल्दी से सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और इसका बैक्टीरिया का नाम भी लिखा होगा, बैक्टीरिया का नाम क्या है देखो, एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस। तो आप लोग खाली टीआई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस को अंडरलाइन कर लो बस, अंडरलाइन कर लो बस, ये और उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो ये पूछता है कि बताओ प्लाज्मिड के रूप में हम, वो बैक्टीरिया के रूप में हम प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं टीआई प्लाज्मिड, और कहां से लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस, इसको ट्राई कर लो। और बेटा अगर हमें क्या करना है, अगर एनिमल में करना है तो हम लेते हैं डिसआर्म पैथोजन। डिसआर्म कौन समझते हो, क्या डिसआर्म पैथोजन अगर हम अपने लेते हैं, क्यों लेते हैं डिसआर्म, क्योंकि हम डिजीज ना करें, हमारे बॉडी के अंदर वो जर्नी ट्रांसफर करते हैं। सर अंडरलाइन कर दो, समझ गए बेटा आप लोग। तो यहाँ करो आप लोग एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस और टीआई प्लाज्मिड, और इसके टीआई प्लाज्मिड लिखा होगा देखो, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। और हम जो एनिमल के रूप में लेते हैं वो किसे लेते हैं, डिसआर्म पैथोजन को लेते हैं, और जिसमें हम यूज करते हैं वायरस के लिए। ये लिखा है रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस लिखा है, और लिखा है डिसआर्म लिखा है। इसको हम लोग करते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, डिलीट करेगा हमारे दादा के, और डिलीट करेगा तो हमारे लिए क्या होगा, लेकिन वो डिसआर्म होगा, यानी कि डिलीट वैसे नहीं करेगा, लेकिन हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि वायरस क्या करता है, जब भी किसी को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, ट्रांसफर करता है। समझ गए बात। चलो अब आपका सबसे अच्छा टॉपिक स्टार्ट होता है जहां पे लिखा हुआ है बेटा कॉम्पिटेंट होस्ट। ये समझते हैं क्या है, कल्याण मंदिर जा रहे हैं, हां सर, यहाँ कल्याण मंदिर लेके छुट्टी ये रहा, सही है सर, बढ़िया, एक दिन की दो दिन छुट्टी मिली, कितना क्लोज हो रहा है क्यों? कहाँ जाओगे? इधर लगने जा टेंट मंदिर जा रहे हैं, कौन कोचिंग में कौन आ गया, कौन मंत्री से कौन मंत्री आ गया, सर खाने को मिल रहा है, हां खाने क्या मिल रहा है, जाऊंगा 5 बजे 5 अभी तो दिल्ली में एक ही आदमी खाली कौन बनना है हमारा, क्या पूछना होगा चलो ठीक है। उसका नाम है सर, तो आपको लग रहा है छुट्टी लगेगी और परसों संडे ना, बहुत तो है बेटा ए चल पहुंच के 5:30 बजे लगा दूंगा। चलो अब होगी बात, आप साथ पढ़ लेंगे। ठीक ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। हाँ सर, कहाँ पर अगला हमारा
अगला हमारा टॉपिक है कॉम्पिटेंट पोस्ट। क्या है बेटा? तब से बच्चों को पढ़ाना है। तब से हम उसको मांगे रखेंगे, इसको बोर्ड को सही अच्छा वाला बोर्ड को होगा। मांगे रखो। बच्चे को मांगे कर रही है हाँ, अगर तुम लोगों ने संविधान को क्वेश्चन कर लिया तो पता नहीं क्या नहीं। हाई स्कूल में पढ़ी। चलो याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं एक है कॉम्पिटेंट पोस्ट क्या है। हालांकि अभी मुझे पता नहीं कि आपको सोचो करने का आदत है। पहले आपको एक बार देख लेना मैसेज वगैरह ये आपको अभी मान लो छुट्टी है करके मैसेज ना करें। अगर मैसेज आए तब बताना, वरना आना है कि क्या देखेगा कोई नहीं है आपको। नहीं मैं नहीं कह रहा छुट्टी है, मैं कह रहा हूँ मैसेज आएगा तो शायद। तो तुम लोग क्या नहीं आओ तब मुश्किल कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? इधर देखो ना, बहुत दिन से काफी खाने जा रहे हैं। तीन लोग जा रहे हो क्या? चलो मैं नहीं हो गया। अच्छा सही है। ए आप समझ पड़ता जो मैं कटाया है। कॉम्पिटेंट पोस्ट क्या है? इसका मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट का मतलब समझता हो क्या है? सक्षम। क्या है बेटा? सक्षम। देख अब समझ लो, जो इतने से मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेंट या मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि हमने बैक्टीरिया के अंदर डिजार्जिन डाल दिया, वो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डाल दिया। मैं इस बात कर रहा हूं कि प्लाज्मिड डाला तो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं डाला तो। लेकिन आपको क्या लगता है कोई बैक्टीरिया कोई प्लाज्मिड ऐसे ही देता है, उससे पहले हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। ये समझ में आया आपको? नहीं देखो मैं ये कह रहा हूँ कोई भी बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें प्लाज्मिड ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए पहले हमें कॉम्पिटेंट उस बैक्टीरिया को बनाना पड़ता है, किसी होस्ट सेल को बनाना पड़ता है, तब वो देने में सक्षम होता है। क्या कोई भी प्लाज्मिड ऐसे ही देता है? ऐसा हाँ कैसे बोल रही? अरे सर कॉल आ गई। किसकी आ गई? इम्पोर्टेंट कॉल थी। इम्पोर्टेंट कॉल थी क्या? तुम आधे घंटे से बात कर रहे हो? यही तो इम्पोर्टेंट कॉल थी। हो गया हुआ था नहीं हुआ है। एक बच्चा तो बाद में बता दो। बाद में आएगा तो अपने दोनों लोग बात करेंगे सर। सर इनका इम्पोर्टेंट कॉल आएगा आपको थोड़ी देर में। इसमें तो मेरी पसंद नहीं आ रही। चल सुना दिया। अरे तो इम्पोर्टेंट टाइम पे ही पढ़ते हो आप, शाम को लिया करो। और तुम लोग अरे तुम लोग कैसे बच्चे हो कि रात के टाइम में फोन रिसीव कर लेते हो? अरे नहीं सर, ऐसा जल्दी शरीफ मत ऐसा करना पड़ता है बेटा, चक्कर पड़ जाओगे। नहीं सर, चक्कर ऐसा था हाँ। आपका आया ट्रांसपोर्ट माल आ रहा है अच्छा तो उसका फिर लेके आ रहा हूँ। उतरेगा। चलो वो तो क्या इम्पोर्टेंट लगाया? सही मेरे को खाने की हाँ तो आप इम्पोर्टेंट भी बता देते हो, आप भी बीच में कॉल उठा लेते हो। सर उस साइड में नहीं जाता, तो सही साइड में नहीं जाता। एक चलो ठीक है। मैंने बताया मोनी तो वैसे ही डॉक्टर है, बता दिए आप। मोनी डॉक्टर है ना? यहाँ देखो बेटा, नहीं डॉक्टर के अंदर होता नहीं होता है नहीं होता है। अगर आप भावनाओं में रह गए तो गए भावना में रह जाओगे और इतने दूर रह जाओगे वापस नहीं आओगे ठीक तरह हैं? सर उसमें जब हाँ बताओ गांधी जी कस्तूरबा गांधी पत्नी का पत्नी का तो ये मैंने बर्बादी में मुझे पता नहीं था
पूरी करेगा पुतली भाई पुतली पुतली भाई। हाँ पुतली भाई अरे तुम वो एक ही निकल पाए तो पहले बात ही सर हम भी आपके मेरे काम पे तो बड़ होते हैं सर फ्री नाइट उनकी कलर का नाम और वाइफ का निष्ठा मूर्ति कस्टमर पुतली भाई मोहन मोहन अरे बता के पापा ए बोली बेटे अब आपको कुछ नहीं बताया क्या होगा सर इधर आ जाओ बेटा कोई करवा के क्या है ए चले जा देखो योगी जी को आप सामने बैठो अभी कुछ सेकंड में आप लोगों ने देखा होगा एक जो पहले जो नोट था 500 का था हाँ उसमें ट्रैक्टर लगा नहीं 500 का तो उसमें जो गांधी जी हैं वो दांडी यात्रा थी कौन सी हाँ एयरपोर्ट का वो था ना नमक है तो मैं छोटा 6-7 का सिगरेट का मुझसे क्या कर रहा था कह रहा था ये गांधी जा रहा है इनके पीछे ये जो है आदमी ये मेरे बाबा है मैं साथ में था मैं इसके बाबा हूँ अब वो ये कह के तो वो ये इसलिए कर रहा था ना कि जिससे बीच में पकड़ बन जाए गांधी के परिवार का है तो मैंने कहा जाकर पूछा मैंने कहा इसमें शक्ल नहीं दे रही है तो मुझे किसी ने बताया ऐसा करना तुम अगले दिन जा मतलब तो उससे कहना कि जो तुम्हारे बाबा हैं इनके साइड में मेरे बाबा हैं क्योंकि जब वो नहीं तुम नहीं पहचान पा रहे हो तो वो कैसे जान लेंगे तो ये बात चाहिए चलिए उसको समझ लेते हैं सर देखो बेटा आप पढ़ो हमें जब भी कोई सेल होती है या होस्ट होता है बेटा पढ़ लो प्लाज्मा लेने के लिए उसे कैसे बनाना पड़ता है कॉम्पिटेंट इसके 4-5 मेथड होते हैं एक करके समझ लेते हैं जैसे यहाँ पे देखो अगर हम पहला मेथड देखें बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है पहला मेथड है डाइवैलेंट कैटायन treated with डाइवैलेंट कैटायन इसका मतलब समझते हो आप लोग जिसकी वैलेंसी 2 हो जैसे कैल्शियम हो गया मैग्नीशियम हो गया तो ये ऐसे दूसरा मेथड था बेटा हीट शॉक मेथड आइए समझा दो तुम्हारे हीट शॉक मेथड तीसरा था बेटा जीन मेथड ए अब और मत पढ़ लो बायोलिस्टिक जीन मेथड चौथा होता है ए जीन इसके बाद डिजाइन मेथड और पांचवा होता है माइक्रो इंजेक्शन बेटा किसी भी ये देखो हाँ ठीक है किसी भी अगर हमें किसी भी होस्ट सेल में बेटा अब आप बोलो मत मुझे किसी भी होस्ट सेल में अगर मुझे प्लाज्मा ट्रांसफर करना है डीएनए ट्रांसफर करना है तो मुझे ये 5 मेथड से गुजरना पड़ेगा जैसे मैं बैक्टीरिया के अंदर अब भाई पता नहीं ऐसा क्या होता है कि ऐसे कोई भी डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है सेल वॉल से जैसे देखो पहला मेथड क्या कह रहा है अगर हम किसी भी बैक्टीरिया किसी भी सेल को अगर हम डाइवैलेंट कैटायन से यानी कि कैल्शियम आयन जैसे हो गया उससे ट्रीट कर रहे हैं तो उसके पोर्स जो होते हैं पोर्स सेल वॉल के पोर्स जहां से जाएगा कोई भी डीएनए उसका साइज बढ़ जाता है तो इससे पहला नंबर क्या होता है दूसरा होता है हीट शॉक मेथड इसका मतलब पता है क्या है अगर मैं किसी बैक्टीरिया को पहले आइस में रखूं इसमें रखूं आइस में यानी कि यहां माइनस का टेंपरेचर हो और फिर एकदम से उसको 60 डिग्री दे दूं फिर 60 से फिर आइस में रखूं फिर 60 पता नहीं क्या हो जाता है ऐसा इसे बोलते हैं हीट शॉक देना मतलब ठंड से फिर एकदम गर्मी ठंड ऐसा करने से वो कॉम्पिटेंट बन जाता है सक्षम बन जाता है लेने के लिए क्या डीएनए समझ रहे हो तीसरा है जीन मेथड जीन मेथड का मतलब होता है कि हम क्या करें एक जो डीएनए होता है उसको कोट कर देते हैं टंगस्टन से गोल्ड से और एक गन टाइप में बनाते हैं ऐसे हाई तेजी से एकदम भेजते हैं और चला जाता है ठीक है चौथा है डिसार्म हम किसी पैसेंजर के थ्रू भेजें ये एनिमल सेल में से होता है डिसार्म का मतलब है कि वो पैसेंजर डिलीट नहीं करेगा लेकिन साथ में ले जाएगा ट्रांसफर कर देगा और चौथा है माइक्रो इंजेक्शन ये भी एनिमल सेल में होता है कि डायरेक्ट उसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन थ्रू क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं समझे तो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को
हम किसी भी सेल के अंदर ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते। ये 5 मेथड ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम उसे क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेंट, यानी कि जिससे वो क्या कर ले, उस डीएनए मॉलिक्यूल को लेने के लिए सक्षम हो जाए। हाँ बैक्टीरिया भी इतना नहीं कि उसे जान से मार देंगे, लेकिन शॉक का मतलब क्या होता है, झटका देना उसको, झटका देंगे सर। जैसे होता नहीं, जैसे दिल वाले को झटका दिया जाता है, दिल वाले को दिया जाता है उसको, यहाँ पे वो होता है शॉक देना। तो ये 5 दिन आपको लिख लो और ये 5 दिन हम याद रखना। दिल वाले मैं देखता नहीं, मैंने पहले देखी आपने मूवी देखी है पर उसमें कुछ ऐसी चीज देखी है हमेशा आगे का काम आती है। मैंने 10-15 मूवी देखी है और भाई मैं आज तक नहीं देखी। मैंने 20-25 मूवी देखी है स्टार्टिंग, अभी 10-15 फिर प्लस एडवांस और आज तक जब भी मन करता है खाना खाते तो वही लगा देता हूँ। जैसे दिल वाले, दिल जले जी, ये 5 मूवी देखी है आज तक। ये सब 5 साइड से कब कब तक चलेगा? अरे सारा सर वो सब किताबें साइड से तो उसको पेन तो नहीं आता सर मैं जाऊँ। चलो कॉम्बिनेंट ऑफ सम में क्या क्या होता है, फायदा क्या है? सर ये चैप्टर मतलब बहुत चलता है, आपको पता है, थोड़ा सा मेहनत करने का होता है। हटो सामने से रुके। ये तो यहाँ खा बैठ रहा है। अब चले जाओ तब हम तो वही बात कर रहा हूँ, बॉर्डर मूवी को करता है मतलब समझे चलो ये समझ आपको। तो बेटा हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो एक और टॉपिक है लाइन में पढ़ते हैं। हाँ फोन ही लेके जाते हैं, गया ऐसे ही ये फोन नहीं ले। सर ये क्या है, बच्चे आप काम नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ जाएंगे, मैं डर था सर खा के बेटा यहाँ देखो कॉम्बिनेंट आप लोग उसमें देखिए रिपीट हो गई कॉम्बिनेंट होता क्या होता है। यहाँ पे देखो कह रहा है डीएनए का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, डीएनए कैसा होता है हाइड्रोफिलिक, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है हाइड्रोफोबिक, पता है आपको। तो अगले कह रहा है देखो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर सॉल्युबल, और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर इनसॉल्युबल। तो कह रहा है इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, लिखा है और लिखा है भाई क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है हाइड्रोफोबिक और डीएनए कैसा होता है हाइड्रोफिलिक। और जो भी चीज अगर तभी तो लिपिड जो होती है उससे कोई भी हाइड्रोफिलिक वाली चीज उधर नहीं जाएगी। जैसे आपने वो देखा होगा प्रोटीन हार्मोन लिपिड हार्मोन, आप लोग बताओ सेल मेम्ब्रेन को पास कौन से करते थे, लिपिड या प्रोटीन, लिपिड। और प्रोटीन वाले सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं, उनके रिसेप्टर कहां पे होते हैं बड़ा, समझ गए। अगले कह रहे हैं इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अ प्लाज्मिड। अब ये कह रहा है बैक्टीरिया को करना है, प्लाज्मिड को लेना है, डीएनए को लेना है, तो कैसे लेगा
तो कह रहा है बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट। हमें बैक्टीरिया को कैसे बनाना पड़ता है, पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, यानी कि सक्षम बनाना पड़ता है। तो देखो एक कह रहा है दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवर एंड कैटायन। ठीक है, और सच एज लिखा भी है कैल्शियम आयन। अगर हम किसी भी बैक्टीरिया को कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, उस डीएनए को टेक करने के लिए कॉम्पिटेंट बन जाएगा और वो उस प्लाज्मा को रिसीव कर सकता है। आगे क्या है बेटा, which increase the efficiency with which DNA enter the bacterium through pores in its cell wall। समझ गए? अगले क्या है, recombinant DNA can be forced into such cell by incubating a cell with recombinant DNA on ice। कह रहे हैं पहले हम कहाँ रखें, बर्फ में रखें, और कह रहा है follow by placing them briefly, हम कितना टेम्परेचर देते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और कह रहा है हीट शॉक, इसी को बोलते हैं हीट शॉक देना, मतलब शॉक देना, और कह रहा है एंड देन पुटिंग देम बैक, और उसके बाद हम कहाँ रखते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा है दिस इनेबल टू बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इससे बैक्टीरिया कैसा बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेक अप करने के लिए कॉम्बिनेंट बन जाएगा। तो हमने दो वैसे देखे, पहला कौन सा, डाइवर एंड कैटायन। अगर ये बात ना सही, अगर कोई बैक्टीरिया है उसको प्लाज्मा में टेक अप करना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, या तो डाइवर एंड कैटायन ट्रीट करते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हीट शॉक उसको दे सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेंट बन जाएगा प्लाज्मा में देने के लिए। ठीक है, तीसरा देखो माइक्रो इंजेक्शन। कह रहा है दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस डीएनए टू होस्ट सेल इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। अभी नाम से पता है कि हम साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली किसी भी सेल के इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो देखो क्या कह रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, और ये किसमें होता है, एनिमल सेल में होता है। कह रहा है इन अदर मेथड suitable for plant cell are bombarded with high velocity micro particle of gold or tungsten। ये को समझ में है, गोल्ड और टंगस्टन। उसने बोला था बताओ डीएनए कोड हम किससे करते हैं, कैसे करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन से। सर उसको अंडरलाइन कर दें। हां, और कह रहा है गोल्ड डीएनए मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं बायोलिस्टिक या फिर बीजगणित। हमने क्या किया, कोई गन टाइप की बनाई, डीएनए को उससे क्या कर दिया, कोड कर दिया, सही है, और उसको हाई वेलोसिटी के साथ किसका भेजा, किसके अंदर, होस्ट के अंदर। क्या है एंड द लास्ट मेथड इन डिसअसेंबलिंग। मैंने कहा था जब किसी एनिमल सेल को अगर हमें डीएनए ट्रांसफर करना है, प्लाज्मा भेजना है, तो हम क्या करते हैं, डिसअसेंबलिंग मेथड से क्या करते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो डिस करते हैं उनको हम डिसअसेंबल कर देते हैं, मतलब वो डिस नहीं करेंगे, और हम सेल के अंदर क्या करवाते हैं, ट्रांसफर। और कह रहा है बेटा which then allowed to infect the cell to transfer the recombinant DNA to the host। अभी आपको किताबों में पढ़ो बेटा, आप लोग क्या 40% नहीं जाएंगे। हां सर आपने डाला, सर ये तो आ रहा है 3-4 से जाएंगे, 40 सर आप ये डाला बने नहीं हम। अभी तो समझ गए हम लोग 5 तरह कौन से, पहला कौन सा है, डाइवर एंड कैटायन, दूसरा कौन सा है, हीट शॉक, तीसरा जीन का, चौथा माइक्रो इंजेक्शन, डिसअसेंबलिंग। समझ गए, चलो बेटा ये हो गया। ये अभी तक मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि क्या क्या हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने ये समझाया आपको कि हम कैसे किसी भी वेक्टर के लिए, बैक्टीरिया या होस्ट सेल होता है, होस्ट सेल कैसे किसी वेक्टर को ले सकता है, यानी कि प्लाज्मिड को ले सकता है। उससे पहले मैंने आपको समझाया कि प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक एक्शन होना चाहिए। फिर उससे पहले हमने समझा कि कैसे हम किसी प्लाज्मिड को क्या करते हैं, कट करते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। ये समझ लिया हम लोगों ने। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि हम अब स्टेप बाय स्टेप समझें कि हम क्या क्या करते हैं। अभी तक तो मैंने इस तरीके समझा दिए, तरीके का मतलब कि क्या क्या करना पड़ता है। अब हम समझेंगे बेसिक स्टेप कि हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। जैसे हम लोग एनसीईआरटी में आपको है यहाँ पे पहला हेड में पढ़ा हुआ है, वो है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप लोगों को अगर सारे जैसे अभी पूरा नहीं पढ़ना है वो, लेकिन हम एक मेन में जो है वो खाली ये समझते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। देखो आप लोग बताओ, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करनी तो आप क्या करोगे, बताओ सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग सोचो पहले जीन लेके कोई सर क्या करेगा,
पहले जैसा हम बदल सकते थे तो उसमें उसका जो प्रोटीन वाला होगा ए वाला उसका जीन निकाल लेंगे जीन निकालोगे तो कुछ तो करोगे पहले। फिर उसको ट्रांसफर करेंगे ना हम। अरे। ट्रांसफर जीन कैसे हाथ से निकालोगे या फिर बाहर है प्लास्टिक कैसे? से देखो सबसे पहले हम करेंगे बेटा आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सेल से हम पहले डीएनए निकालेंगे, हाँ कोई जीन को निकालेंगे पहले डीएनए निकालेंगे फिर डीएनए जीन निकालेंगे। हाँ बात करेंगे सेकंड नंबर करेंगे कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कट करेंगे और हम क्या निकालेंगे जीन। हाँ जीन निकालेंगे। इसके बाद बेटा मैं पता है एक टेक्निक यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वहां से कॉपी करते जो हर बार क्वेश्चन में आ जाता है एक बार को ऐसे 3 क्वेश्चन इस तरह के खाली पीसीआर से 3 क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे अंदर सेल के अंदर एक डीएनए है, ठीक है, तो हमारा सेल तो अपने आप से रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं सेल के बाहर और डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा हूं तो उस टेक्निक क्या बोलते हैं पीसीआर क्या बोलते हैं आउटसाइड द लिविंग सेल, समझ गए। और जब डीएनए कॉपी करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं पीसीआर टेक्निक, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एम की इसकी क्लोन बनाते हैं क्लोन हां एमपी करते हैं, ठीक है। अगले अब आप लोग बताओ आपने डीएनए की कॉपी करनी है जो जीन है, अब हम लोग अगले काम क्या करोगे हम लोग किसी भी होस्ट में उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे प्लाज्मिड में, ठीक है, और उस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे होस्ट सेल के अंदर, और जो होस्ट है उसको हम क्या करेंगे ग्रो करवाएंगे और ग्रो करवा के हम उससे जो हमारी डिजायर प्रोटीन है उसको क्या कर लेंगे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे उसकी मार्केटिंग करेंगे। इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं मतलब हम प्यूरिफाई करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, अच्छे से उसको रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे जिससे हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें, समझ गए। उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो देखो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अच्छा आप लोग बताओ, मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों में से, हम लोग किसी भी मटेरियल का आइसोलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करते हैं तो कैसे करते हैं इसी सेल से डीएनए निकालना है तो कैसे करते हैं जिस सेल की जो सेल वॉल है जिससे बनी है उसी टाइप का हम एंजाइम कर डाल देंगे। जैसे मान लो फंगस है एक, अभी आज तो पढ़ लो कल नहीं आओगे तो कल दिन से मानना पड़ेगा ऐसा क्लास में बैठा है साथ ही बैठा है बैठा रहा सुना रहूंगी मैं। सुनो अगर मान लो कि मुझे डीएनए को निकालना है सेल से, आप लोग बताओ जिससे सेल बनी होगी जैसे मान लीजिए काइट बन जाइए उससे किससे बनेगी काइटिन से, तो हम एंजाइम कौन सा बनाएंगे काइटिनेज। ऐसे ही प्लांट सेल किससे बनती है सेलुलोज, कौन सा एंजाइम बनाएंगे सेलुलेज, समझ गए। ऐसे ही प्रोटीन सेलेक्ट करने के लिए क्या बनाएंगे प्रोटीएज, समझ गए। ऐसे करके हम क्या निकालते हैं डीएनए, समझ गए, और हम क्या करते हैं आइसोलेट, सही है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा भी है जैसे बैक्टीरिया है बैक्टीरिया उसके लिए लिखा है लाइसोजाइम, प्लांट सेल के लिए लिखा है सेलुलेज, फंगस के लिए लिखा है काइटिनेज, और इन सबसे हम क्या करते हैं डीएनए निकाल देते हैं और बाद में चेट स्टेनॉल से क्या कर देते हैं ट्रीट कर देते हैं जिससे डीएनए और प्रोटीन क्या हो जाए अलग अलग हो जाए, ठीक है। अच्छा ये बताओ चलो कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कटिंग करते हैं डीएनए को तो कैसे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियोसिस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियोसिस के नाम दो तीन नाम बता सकता है कौन बता सकता है आप बताओ 3 रेस्ट्रिक्शन के नाम बताओ। अरे वो पीवीआर वीडियो को बाहर ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक है इक्वल फर्स्ट एक है सेकंड और एक वो तो प्लाज्मिड है तीसरा अरे कोई से बोल दो सी है फर्स्ट सी है फर्स्ट
ये बताओ मुझे। एक साल बस बामें चला 5 हो गया। अच्छा ये बताओ, चलो तो ये सुनो, कितने बच्चों को पता है कि 3 इनकम क्लासिफिकेशन में कौन सा इनकम नहीं था, कौन कौन से एब्सेंट थे? हाँ पता ठीक है। कौन कौन से एब्सेंट थे? हाँ चलो तुम बताओ। हैं? चलो संजय भाई एक और था। 3 इनकम में आना एक और कैसे कैसे बताए? संजय के अलावा चल तू बता। सर मोदी कौन सा? मोनेरा। हाँ ठीक, मोनेरा संजय जी, ठीक है। किसने दिया? 3 इनकम। तो हम लोग स्टार्टिंग का मतलब थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ रहा भाई। अभी तो ऐसे बैठा तो डेली आता है, पढ़ता नहीं है क्या? ये बॉडी का क्या कर रहा सर है? हम भी नहीं पढ़ते हैं, हमने ध्यान देना चाहिए। तो अच्छे में ना पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो और चलो और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो ये बताओ, वायरस के बारे में पूछते हैं। वायरस के बारे में पूछते हैं, क्या पता है? सर आप एनिमल किंगडम के एग्जांपल पूछ लीजिए। सब आते हैं हाँ सर मैंने सारे याद कर लिए। सारे? चलो बताओ, ये बताओ तीनों पुरा में कौन सी एग्जाम आते हैं? तीनों को हाँ सर मैंने तीनों को कहने और तीनों को कहने। तीनों पुराण, ठीक है। हाँ और बताओ, ये बताओ इथाइल नाम क्या होता है? इथाइल मिश्रण आता है और पूरा बेटलिस्टा और इथाइल सीएच और एल्केन सी स्टारफिश और इथाइल स्टार्ट में अच्छा ये बताओ प्लेटियम होते हैं? हाँ जी हाँ तो ये होती है। ये बताओ, अच्छा और बताओ, तो ये ऐसे आपको याद करो बेटा, सब लोग करो। इसके बाद ये बताओ, अच्छा यूरोपॉलिटन नाम कौन सा है? यूरोपॉलिटन किसके सभी किसके? नहीं ये सभी किसके? तो नहीं है। सभी किसके? हाँ अच्छा यूरोपॉलिटन, ठीक है। सेफालोपॉलिटन, सेफालोपॉलिटन एंड ये तो है। लाइन से किसको करना होगा? ए इधर बैठ जाएगा बहुत। साइकिल में बताओ। सही है। तो एक बेटा ऐसे आप लोग सब लोग याद करो और ऐसे आप लोग हर चैप्टर तैयार होना चाहिए। सर उस जो पीडीएफ था वो मॉर्फोलॉजी के मैथ नहीं लिख पाएंगे हम लोग। डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। अरे नहीं मैं एक लेक्चर पूरा सब याद करवाऊंगा। सब याद करने से वो इसे मैं तुम्हें एक पढ़वाता हूँ, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी और अरे सर पीडीएफ होता है। पीडीएफ होता है। पीडीएफ में मैक्सिमम हम लोग नहीं करना है। ए ध्यान दो आप लोग। ये सब पीडीएफ होता है। इसे जाना है आराम से चुपचाप उठ जाओ, इसे बैठना बैठ जाओगे। हाँ सब पीडीएफ होता है। पीडीएफ में कैसे इनको पढ़ाना पड़ता है। आप लोग बताओ पीपीटी और पीटीएच दोनों में ऐसा कैसे होते हैं? ये कैसे फेवरेट करते हैं? तो क्या करते हैं हम लोग? पीटीएच क्या करता है? बढ़ाता है कैसे? टीसीटी कम करता है, पीटीएच